चाहे आंधी हो चाहे तूफान हो, चाहे आंधी हो चाहे तूफान हो। साथियों, सभी को जय भीम, जय मूल निवासी। सर्वप्रथम मैं सभी मूल निवासी नायक नायिकाओं और सभी संतों गुरुओं और सभी महामानवों को नमन करते हुए मैं अपनी बातों की शुरुआत करती हूँ। साथियों, विषय है कि आंदोलनकारी मूल निवासी महिला, समाज व राष्ट्र की दर्पण। साथियों, विषय का सार क्या है और विषय क्या कह रहा है? विषय यह कह रहा है कि जैसा मूल निवासी महिलाओं का आंदोलन चलेगा वैसा ही समाज की स्थिति होगी। जब मूल निवासी महिलाएं जब हमारे आंदोलनों में शरीक होंगी तो हमारा आंदोलन आगे जाएगा और हमारी मूल निवासी महिलाएं अगर जागरूक होती हैं, जागरूक होंगी तो हमारा समाज भी जागरूक होगा और हमारी मूल निवासी महिलाएं ब्राह्मणवाद और पाखंडवाद को ढोएंगी तो ये समाज भी पाखंडवाद और ब्राह्मणवाद को लेकर के ढोएगा। तो इस तरह से हमें देखते हैं कि मूल निवासी आंदोलनकारी महिलाएं ही हमारी राष्ट्र और समाज की दर्पण हैं। साथियों, इस विषय से मैं सहमत हूँ। ये बहुत ही सटीक विषय है कि जब तक मूल निवासी महिलाएं हमारे आंदोलन में नहीं आएंगी तब तक हमारा आंदोलन आगे नहीं बढ़ेगा। अगर बढ़ता है तो उतना ही बढ़ेगा जितना कि मूल निवासियों महिलाओं की इसमें हिस्सेदारी होगी। इसलिए बाबा साहब ने कहा था कि मैं उस समाज की स्थिति, उस महिलाओं की स्थिति से नापता हूँ कि मैं उस समाज की प्रगति, उस समाज की प्रगति, उस महिलाओं की प्रगति से नापता हूँ कि उस समाज की महिलाओं ने कितना प्रगति किया है। अगर वह समाज की महिलाएं और वह परिवार की महिलाएं प्रगति किया है तो वह वास्तव में वह समाज प्रगतिशील है, क्योंकि महिलाओं से ही यह जाना जाता है कि महिलाओं ने कितना प्रगति किया है। और साथियों, हमारे समाज में पहले से ही महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आप ये देखते होंगे कि प्राचीन काल से जब बौद्ध काल था तो हमारी भिक्षु संघ में जब तथागत गौतम बुद्ध आंदोलन चला रहे थे उस समय हमारे भिक्षु संघ बना तो भिक्षुणी संघ भी बना और भिक्षुणी संघ में महिलाओं ने अपना प्रवेश लिया और प्रवेश के तहत उन्होंने हमारी भिक्षुणी संघ की महिलाओं ने थेरी गाथा लिखती थीं और उस समय महिलाओं ने प्रचार प्रसार करके बौद्ध धर्म को पूरे विश्व स्तर तक पहुंचाया है। उदाहरण के लिए सम्राट अशोक की पुत्री संघमित्रा श्रीलंका तक गई थी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, और माता जीजाबाई अगर नहीं रहती तो छत्रपति शिवाजी का इतिहास नहीं होता। हमारी माता जीजाबाई ने
छत्रपति शिवाजी को प्रोत्साहित करती रहीं और उनको तरह तरह की कहानियाँ सुनाती रहीं, वीरों की कहानियाँ सुनाती रहीं और उनको ऐसा तैयार किया कि छत्रपति शिवाजी एक बहुजन प्रतिपालक के रूप में सफल और ये पूरे विख्यात हुए, पूरे देश में विख्यात हुए। आज उनकी कहानियाँ किताबों में हैं और हमारे इतिहासों में हैं। जब बहुजन आंदोलन चला रहे थे राष्ट्रपति ज्योतिबा फूले, तो उन्होंने महिलाओं के महत्व को समझा और महिलाओं को महत्व को समझ करके उन्होंने राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जी ने, अभी हमारी रश्मि गौतम मैडम आप लोगों को बता रही थी कि फूले जी ने माता सावित्री बाई को तैयार किया और वह जब तैयार हो गई तो लड़कियों को पढ़ाने लगी और उनका साथ बीबी फातिमा शेख ने दिया और इन दोनों महिलाओं ने हमारे समाज की उन्नति को, हमारे समाज के महिलाओं को और उनका आंदोलन उत्कर्ष पर पहुंचा। ये इतिहास गवाह है, किताबों में है। और माता रमाबाई यदि नहीं रहती तो बाबा साहब जितना सफल हुए शायद उतना सफल नहीं हो पाते। माता रमाबाई का बाबा साहब के जीवन में बहुत बड़ा योगदान है। उनकी त्याग और तपस्या को कोई नहीं भुला सकता। तो हम महिलाओं को भी हमारे आंदोलन, हमारे समाज के आंदोलन में जितने पुरुष हैं उतना उनको साथ देना चाहिए। अगर फूले जी का साथ सावित्रीबाई फूले ने दिया, बाबा साहब का साथ माता रमाबाई ने दिया और माता जीजाबाई ने अपनी कहानियां सुना सुना करके अपने पुत्र को राजा बना दी। अपने पुत्र को लेकर अकेले रहती थी शिवाजी को, वह जंगल में रह करके उनको तैयार करती थी। तो जब हम कहते हैं कि महिला और पुरुष बराबर है तो महिलाओं का साथ पुरुष को देना चाहिए और पुरुष का साथ महिलाओं को देना चाहिए, तभी जाकर के गाड़ी आगे बढ़ेगी। साथियों, जब बाबा साहब आंदोलन चला रहे थे तो उन्होंने महिलाओं को, क्योंकि वो विदेश से पढ़ कर के आए थे, वह देखे थे कि वहाँ महिलाएं पुरुषों के बराबरी में रहती थीं। लेकिन जब भारत आए तो उन्हें ऐसे लगा कि महिलाएं तो हमारी एकदम दबा करके भारत में रखा गया है, उनको गुलाम बना करके रखा गया है। तो बाबा साहब ने संविधान सभा की रचना हुई और बाबा साहब संविधान सभा के बहुत बड़े महिलाओं के मुक्तिदाता बने और महिलाओं को समता, स्वतंत्रता, न्याय बंधुता का अधिकार संविधान में हासिल है। आज महिलाओं को संपत्ति में अधिकार हासिल है, आज महिलाओं को शिक्षा में अधिकार हासिल है, आज महिलाओं को पुनर्विवाह का अधिकार हासिल है, आज महिलाओं को अंतर विवाह का अधिकार हासिल है, आज महिलाओं को प्रसूति लीव मिलती है और जो लिंग के आधार पर भेदभाव महिला और पुरुष में था संविधान के तहत उसको खत्म कर दिया गया। अगर बाबा साहब संविधान की रचना नहीं करते तो उसी दलदल में आज महिलाएं हमारी धंसी रहती। बाबा साहब ने मनुस्मृति का दहन क्यों किया? क्योंकि उसी मनुस्मृति में महिलाओं को और शूद्रों को अपमानित किया गया था। उसी मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि महिला को बाल्यावस्था में पुत्र के अधीन, महिला उसी मनुस्मृति में लिखा गया है कि
बाल्यावस्था में महिलाओं को पिता के अधीन और युवा अवस्था में पति के अधीन और वृद्धावस्था में पुत्र के अधीन रहना चाहिए। उनको कभी भी स्वतंत्र नहीं छोड़ना चाहिए। आज कलावती शंकर मेघालय से चल करके अकेले यहाँ आ गई। अगर पहले का जमाना रहता तो किसी को पुरुष को साथ में लगाया जाता कि अकेले जा रही क्या करेगी। लेकिन ये बाबा साहब के संविधान के बदौलत कलावती शंकर अकेले वहां से मेघालय से चल करके आज सतना आई हुई है। उसी मनुस्मृति में साथियों लिखा है, नारी मुई गृह संपत्ति नासी, मूड मुड़ाए होवे सन्यासी। यह कितना घिनौना शब्द है कि अगर किसी महिला का पति एक्सपायर हो जाता है तो वह मूड मुड़ा करके घर में सफेद साड़ी पहन करके और श्रृंगार से वरित रह करके वह घर में रहे और वह दूसरी शादी नहीं कर सकती है। इसके अर्थ को समझिए, नारी मुई गृह संपत्ति नासी। इसका मतलब है कि अगर नारी एक्सपायर हो गई, मर गई, तो समझो कि आपके घर की कोई वस्तु संपत्ति का नाश हुआ है। मतलब महिलाओं को वस्तु से तौला गया है। वो महिलाएं में लगता है कि जान नहीं है किसी वस्तु, जैसे आपकी घर की टीवी खराब हो गई, आपका फ्रिज खराब हो गया, आपका घर का कोई सामान खो गया, ऐसे तौला गया कि मान लो कि ये किसी वस्तु का नाश हुआ है और पुरुष दूसरी शादी कर सकता है। महिला के मरने के बाद पुरुष दूसरी शादी कर सकता है। लेकिन अगर पुरुष मर जाए तो महिला सफेद साड़ी पहन के मूड मुड़ा करके घर में एक कोठरी में बंद होकर के रहे, वो बाहर ना निकले, क्योंकि उनकी जाति व्यवस्था पे ठेस पहुंचेगी। साथियों, एक ये दोहा जो आजकल रामचरित मानस का ये जो बहुत फेमस दोहा है तुलसीदास का, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, यही दोहा जब बिहार के शिक्षा मंत्री अपने विश्वविद्यालय दीक्षांत समारोह में जब भाषण देते हैं तो इस भाषण को सुन करके बहुत से जो ब्राह्मणवादी मीडिया के लोग हैं उनको बुरा लगता है और जो ब्राह्मणवादी महिला एंकर हैं उनको बहुत खराब लगता है और उस दोहे को तरह तरह से जस्टिफाई करने लगती हैं। और जब उनका एक्सपोज हो जाता है इस दोहे से, जितनी भी प्रगतिशील महिलाएं और ब्राह्मणवादी प्रगतिशील पुरुष हैं उनको जब एक्सपोज होते हैं इस दोहे से तो इस दोहे का तरह तरह से जस्टिफाई करने लगते हैं। मैं ये ब्राह्मणवादी महिलाओं से पूछना चाहती हूं कि इसी मनुस्मृति के तहत सबको शूद्र, सभी समूचे महिलाओं को शूद्र बनाया गया था और तुम भी शूद्र ही हो। अगर हमारे बाबा साहब ने तुम्हारे पैरों की बेड़ियां नहीं काटे होते तो तुम भी आज, तुम्हें शिक्षा का अधिकार नहीं होता, तुम्हें भी तुम्हारे बाप के संपत्ति में अधिकार नहीं मिलता जो तुम्हारे ही बाप हैं। तुम्हें भी आज जो 6 महीने का प्रसूति लीव लेकर के घर बैठती हो, वो छोटे से बच्चे को लेकर के ऑफिस में जाती। तो इस घिनौने जो तुलसीदास ने जो घिनौना महिलाओं को अपमानित करने वाला जो दोहा लिखा है, उस दोहे का अगर जो ब्राह्मणवादी, जो प्रगतिशील वाली महिलाएं जो नारीवाद का आंदोलन चलाती हैं,
अगर वह सिर्फ इसका विरोध कर दें तो मैं ये दावे के साथ कहती हूं कि ये जो ब्राह्मणवादी शक्तियां हैं, ये हमें मनुस्मृति को जलाने की जरूरत, बाबा साहब को जरूरत नहीं पड़ती। उनके घर के पुरुष ही उस मनुस्मृति का दहन कर देंगे, क्योंकि उनके घरों में ही आग उबलने लगेगी। जब उनके घर की महिलाएं इस दोहे को, अर्थ को सही तरीके से समझ लेंगी कि हम भी शूद्र थे और हमें भी इसी कैटेगरी में रखा गया है। हमारी महिलाएं तो बाबा साहब का सम्मान करती हैं, अपने संविधान का सम्मान करती हैं, लेकिन जिन संविधान के तहत उनको हक अधिकार मिला, ब्राह्मणवादी महिलाएं उस संविधान का भी विरोध करती हैं। मुझे शर्म आती है इन महिलाओं पे। अगर सचमुच में नारीवाद का आंदोलन चला रही हैं तो सभी महिलाओं पे, हमारे भी महिलाओं पे जब अत्याचार और जुर्म होता है, हमारी बहन बेटियों पे जब होता है, हत्या होती है, बलात्कार होते हैं, तो उनको साथ देना चाहिए। तब हम मानेंगे कि वो भी संविधान के तहत उनको हक अधिकार मिला है और उसकी ऋणी है वो। साथियों, हमें दोस्त और दुश्मन की समय समय पर अवसर आते हैं, लेकिन हम इस अवसर को समझते नहीं हैं। जातीय जनगणना भारत सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन भारत सरकार इससे दूर भाग रही है, वह अपनी जिम्मेदारी समझ नहीं रही है। जब बिहार सरकार जातीय जनगणना का सैंपल सर्वे करवा रहे हैं तो कुछ ब्राह्मणवादी ताकतें सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई हैं। तो हमें यह समझना चाहिए कि जो हमारा जातिगत जनगणना का विरोध कर रहे हैं, निश्चित रूप से वही हमारे दुश्मन हैं। तो हमें दोस्त और दुश्मन की पहचान होनी चाहिए। कानून मंत्रालय भारत सरकार की रिपोर्ट आई है कि जो अपर कास्ट है, जो 15% हैं, उनको जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में 79% जो पिछले 5 वर्षों के दौरान जो नियुक्तियां हुई हैं वो 79% हुई हैं। ये हम नहीं बता रहे, कानून मंत्रालय भारत सरकार की रिपोर्ट बता रही है। और जो हमारे ओबीसी इसी 5 साल के दौरान जो ओबीसी समुदाय के लोग हैं, उनके यहाँ नियुक्ति, जजों की नियुक्ति हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में 11% हुई हैं इसी 5 साल के दौरान। और हमारे एससी समुदाय के जो लोग हैं, उनकी जो है 2.8% हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इस 5 साल के दौरान जज बने हैं। और हमारे एसटी समुदाय के जो लोग हैं, वह मात्र 1.3% इस 5 साल के दौरान जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो नियुक्तियां हुई हैं वो 1.3% एसटी समुदाय की हुई हैं। और ओबीसी समुदाय इस 5 साल के दौरान
उनको जो जजों की नियुक्तियां हुई हैं उनकी मात्र 2.6% हुई हैं। मतलब कि जो 15% है उसके यहाँ जज बन रहे 79%, और जो 90% हैं वो 21% में ही सब मिलाकर के SC, ST, OBC और माइनॉरिटी। ये सोचने की बात है कि नहीं? 90% वालों को इतनी कम हिस्सेदारी, 21% में सबको सिमटा दो, और जो 15% हैं उसकी 79% हिस्सेदारी। और भारत सरकार कह रही इसके लिए कोलिजियम सिस्टम दोषी है, मैं नहीं दोषी हूं। तो हमें कोलिजियम सिस्टम को खत्म करना होगा कि नहीं? हमें बिल्कुल खत्म करना होगा, लेकिन हम खत्म कैसे करेंगे? हम तो चिल्लाते रहेंगे, खत्म नहीं होगा। जब तक हम सत्ता पलट नहीं करेंगे, जब तक हम अपनी सरकार नहीं बनाएंगे, तब तक हम ये सब खाली चिल्लाते रहेंगे, मंचों से चिल्लाते रहेंगे। बहुत कर तक सकते हैं, दबाव बना सकते हैं सरकार के ऊपर, लेकिन खत्म तो हम करेंगे, वो नहीं खत्म करेंगे। वो हमको चिढ़ाते हैं, आप लोग इस चीज को समझते नहीं हैं। वो ऐसा रिपोर्ट बना करके हमको चिढ़ाने का काम करते हैं, और आप लोग समझते हैं कि ये रिपोर्ट आई हुई है, बस पढ़ लें, जान लें। इस चिढ़ने के बाद आपका खून खौल जाना चाहिए। हमारा खून खौलता है कब? अभी रामचरितमानस का जब हुआ, आंदोलन हो गया, लेकिन जब भागीदारी और हिस्सेदारी की बात आती है तो हमारा खून नहीं खौलता है। इस उबाल को हमें बचा करके रखना चाहिए, लेकिन जैसे ही चुनाव आए हमें साइलेंट वार करना है। आप लोग चिल्ला चिल्ला के वार करते हो ना, हमें साइलेंट वार करना है। हमें इस उंगली में बाबा साहब ने ताकत दिया है, और चिल्लाना नहीं है कि हम इसको देने जा रहे हैं, हम उसको देने जा रहे हैं। हम चिल्ला देते हैं, हमारा काम खराब हो जाता है, हम वहीं रोक दिए जाते हैं। हमारे मूल निवासी समाज के लोग जब वोट देने जाते हैं तो क्या करते हैं? दारू पी करके पहले से ही बौखला जाते हैं। अब पुलिस आती है, उनको पकड़ के जेल ले के चली जाती है, और उसके पीछे 10 लोग और भी घर भाग जाते हैं डर के मारे। ये साइलेंट वार करने के लिए इस उंगली का ताकत है। किसी को मत बोलो कि मैं किसको देने जा रहा हूं, बौखलाओ मत। लेकिन ये बदला जो लेटरल एंट्री हुई है, जो आर्थिक आधार पर आरक्षण सवर्णों को दिया गया है, जो ये हमारे भारत की संपत्ति, जो सरकारी संपत्ति है, सरकारी संपत्ति, जो संपत्ति सरकारी है वही जमीन हमारी है। तो जो आपकी जमीन बेची जा रही है, आपका साधन संसाधन बेचा जा रहा है, तो आपको इस खौलते खून को नम करना होगा। और जैसे ही चुनाव आए, एक उंगली का ताकत दिखा दो भाई, देखो सत्ता पलट जाती है। और जब सत्ता तुम्हारे भाई के हाथों में आएगी ना, तो हमें मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज हम मांगते हैं कि हमें आरक्षण दो, आज हम मांगते हैं कि हमारी संपत्ति क्यों बेच रहे हो, आज हम लोगों से बोलते हैं कि जाति जनगणना क्यों नहीं करा रहे हो, आज हम बोलते हैं कि हमें हक अधिकार दो, हमारे महिलाओं को सम्मान दो। हमारी जो महिलाएं दर दर की ठोकरें खा रही हैं, जो आए दिन बलात्कार का शिकार हो रही हैं, हम उनसे कहते हैं कि उनको न्याय दो। अपना सरकार रहेगी तो अपना जज रहेगा, अपना शासन तो अपना प्रशासन,
जब शासन प्रशासन आपके हाथों में, तो कौन रोक सकता है हमें न्याय दिलाने से? कौन रोक सकता है हमें न्याय दिलाने से? आप लोग बताइए। जब शासन और प्रशासन हमारा रहेगा तो साथियों, इसी तरीके से ऑक्सफैम इंडिया की रिपोर्ट सबका साथ सबका विकास का भंडाफोड़ करती है। 1% टॉप के अमीरों के पास 40% की संपत्ति और 5% अमीरों के पास 62% की संपत्ति और 10% टॉप के अमीरों के पास 72% संपत्ति। और यह लोग जीएसटी कितना चुकाते हैं? मात्र 3%। सोचिए, मात्र 3% ये लोग जीएसटी चुकाते हैं। और 64% जो 50% आबादी वाले लोग हैं, वह 64% जीएसटी चुकाते हैं। कोरोना काल में हमारे मूल निवासी भाई भूखमरी के शिकार हुए, भूख से तड़प तड़प के मर गए। लेकिन उसी कोरोना काल में इन अमीरों की संपत्ति का बढ़ावा, ये ऑक्सफैम रिपोर्ट बोलती है कि इनकी संपत्ति 21% बढ़ी है कोरोना काल में। और हमारे लोगों की संपत्ति इतनी घटी कि कई लोगों को तो हार्ट अटैक आ गया कि कैसे घर चलेगा, और एक्सपायर हो गए लोग। आंखों में आंसू आ जाता है। ये भी हमको चिढ़ाने के लिए रिपोर्ट बनाई जाती है कि देखो, हम तुम्हारा ही राजपाट लेकर के कितने अमीर हैं और तुम अपने ही देश में, अपने ही सिंधु घाटी सभ्यता वाले देश में कितने गरीब हो। तो साथियों, ये सब चीजें हमको समझना पड़ेगा। और जो ब्राह्मणवादी महिलाएं हैं, उन महिलाओं के तुलना में हमारी मूल निवासी महिलाएं 14 साल पहले ही एक्सपायर हो जाती हैं, क्योंकि उनको खाने के लिए पोषण नहीं मिल पाता है उतना। और तो साथियों, हम बाबा साहब, अगर ये मूल निवासी समाज चाहेगा तो कि हमें इस न्याय व्यवस्था में, न्यायपालिका में हमें समुचित भागीदारी मिले और हमें इस देश के शासन और संसाधन में भागीदारी मिले, महिलाओं को हक अधिकार मिले, तो हमें, अगर हम बेरोजगारी और गैर बराबरी को दूर करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा? ये बाबा साहब हमको बता करके गए हैं कि हमें शासक करती जमात बनाना होगा। तो सवाल है कि क्या हम किसी जात विशेष के आधार पर शासक करती जमात बना सकते हैं? साथियों बताइए, क्या आप किसी जात विशेष के आधार पर शासक जमात बना सकते हैं? क्या आप किसी व्यक्ति विशेष और सुप्रीमोवाद के आधार पर शासक करती जमात बना सकते हैं? तो हमें क्या करना होगा? हमें फूले अम्बेडकरी, बिरसा और पेरियार के आंदोलन को आगे बढ़ाना होगा और उनके विचारों पे चलना होगा।
और हमको लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत कार्य करना होगा और हमें मूल निवासी पहचान के तहत, हमें कोई जाति के पहचान पे इकट्ठा नहीं होना, हमें मूल निवासी पहचान के तहत इकट्ठा होना होगा। तब हम शासक करती जमात बना सकते हैं। ये बाबा साहब हमें बता करके गए हैं, हम ही लोगों को लिख करके गए हैं कि हम किसी जाति विशेष के आधार पे, किसी व्यक्तिवाद और सुप्रीमो के आधार पे हम शासक करती जमात नहीं बन सकते। हमें लोकतांत्रिक चरित्र और मूल निवासी पहचान के तहत इकट्ठा होना होगा और फूले अम्बेडकरी और बिरसा और पेरियार के विचारों पे चलना होगा। तब जाकर के हम शासक करती जमात बन सकते हैं। हमें लोकतांत्रिक चरित्र, संस्थागत नेतृत्व और संविधानवाद को आगे बढ़ा करके हम इस समूचे मूल निवासी बहुजन समाज को हक अधिकार दिला सकते हैं और अपनी सरकार बना सकते हैं। तभी जाकर के हम सबको न्याय मिलेगा, जब हमारा भाई वहाँ बैठेगा। जब तक नहीं बैठेगा तब तक हम ऐसे ही मांगने वाले खाली रहेंगे। हम खाली डिमांड करने वाले रह जाएंगे, कमांड करने वाले नहीं बन पाएंगे। इसी शब्दों के साथ मैं आप लोगों से रजा लेनी चाहती हूँ। जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत, जय संविधान।